हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 21 अप्रैल 2020 है, दिन है ट्यूसडे। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं। टोटल 8 आइटम्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी के बारे में। लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है और जो बिजनेसेस फिर से रीस्टार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भी आज न्यूज़ में है। अर्बन लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। फिर होम मिनिस्ट्री का जो लॉकडाउन क्लोज है, क्लोज यानी कि एक प्रकार का उनका जो नियम है, उससे कुछ इंडस्ट्रीज घबराई हुई क्यों हैं, या फिर कुछ जो ओनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्यों इससे आतंकित हो रहे हैं, इसको समझेंगे। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स जो हैं उनको एक प्रोटेक्शन देने के बारे में सोच रही है सरकार, लाइक इंश्योरेंस एंड अदर थिंग्स। शेयर इन टैक्सेस, अब स्टेट्स को एक बहुत बड़ा चेक लिखा है, स्टेट्स के लिए चेक लिखा है भारत सरकार ने। ऑयल पीएसयू प्रोजेक्ट्स, और लास्ट में रिटेल जो हैं, जिसको ऑनलाइन करते हैं उसको कहते हैं ई टेल। तो ई टेलर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ ये है कि स्टडी आईक्यू के मोबाइल ऐप के ऊपर हमने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। इट कवर्स योर आईएएस एग्ज़ाम, प्री और मेंस दोनों फेजेस को ये हमारा स्मार्ट कोर्स कवर करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें हैं, यू नो देम वेरी वेल राइट। आपने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। यू नो दे आर द बेस्ट फैकल्टीज़ ऑफ आवर कंट्री। और इसी के साथ बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने भी इस कोर्स को बनाने में मदद की है, उनका भी योगदान है। तो आई कैन सेफली से कि ये जो स्मार्ट कोर्स है, दिस इज़ द बेस्ट अवेलेबल इन द टाउन। और ईएमआई यानी कि इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही ऐप को डाउनलोड करें। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी। सीमेंट मेकर्स की बात करें, स्टील मेकर्स की बात करें, तो उन्होंने धीरे धीरे फेज्ड तरीके से या फिर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटली उन्होंने प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। ऑटो मेकर्स जो कार बनाते हैं, मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, तो ये सारी कंपनीज़, इसके अलावा स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना काम जो है, उन्होंने जो अपना प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट नहीं किया है। उसके पीछे एक रीज़न भी है। एक तो लॉकडाउन है, और दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि 3 मई तक तो सारी चीज़ें जो हैं वो बंद रहेगी। तो फिर अगर आप व्हीकल्स बनाएंगे, स्मार्टफोन्स बनाएंगे, तो ये बेच तो नहीं पाएंगे, तो इसका कोई फ़िलहाल तो फ़ायदा नहीं है। होगा यही कि स्टॉक जो हैं वो बढ़ता जाएगा और फिर स्टॉक रखने की कहीं पर जगह नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ऑटो मेकर्स और स्मार्टफोन मेकर्स जो हैं वो 3 या फिर उसके बाद ही प्रोडक्शन जो है उसकी शुरुआत करेंगे। फ़िलहाल शोरूम्स में, गोडाउन्स में और मोबाइल के जो शोरूम्स हैं वहाँ पर भी इनफ स्टॉक हैं मोबाइल फ़ोन्स का। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वी नीड टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एज सून एज पॉसिबल। लेकिन बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो फ़िलहाल रिस्क लेना नहीं चाहती हैं, और सच पूछे तो उनके पास पैसों की भी शॉर्टेज हैं। यू नो, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल रीस्टार्ट जो है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए शायद इसका नाम मैंने दिया है लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी। सम आर अवेटिंग ग्रेटर क्लैरिटी। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो और ज़्यादा क्लैरिटी की राह देख रहे हैं। और हॉटस्पॉट्स के बारे में तो हम जानते हैं, वहाँ पर तो चीज़ें जो है वो रिस्टार्ट नहीं हो पाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बताया है कि 20 अप्रैल के बाद जो स्टेट्स हैं वो फिर एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं, फिर एक्टिविटीज़ को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। लेकिन केस बाय केस उनको देखना पड़ेगा, एक के बाद एक चीज़ों को देखना होगा, और उनको लॉजिकली लगता है कि सारी चीज़ें सेफ़ हैं तभी परमिशन दी जाएगी। एफएमसीजी यानी कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं वो बता रही हैं उनका ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसके प्रोडक्शन के लिए तो उनको छूट देनी चाहिए। यू नो, जैसे कि टूथपेस्ट हैं, ऑयल एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, कपड़े हैं, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो प्रोडक्ट्स जनरली स्पीकिंग हम रेगुलर बेसिस पर जो यूज़ करते हैं, तो ऐसे सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये भी है, देखिए ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के बारे में जितना मैं जानता हूँ तो गवर्नमेंट तो अगर आज पॉसिबल है कि लॉकडाउन खोला जा सकता है, तो गवर्नमेंट विल डू इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जितना लॉकडाउन होता है गवर्नमेंट के ऊपर उतना ही प्रेशर
बढ़ता जाता है, लेकिन लोगों की जान भी तो गवर्नमेंट को बचानी है, वो भी एक टॉप प्रायोरिटी है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो रेड जोन्स जो हैं वहाँ पर परमिशन नहीं दे रही हैं, ऑफ कोर्स देनी भी नहीं चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बनती हैं, या फिर उनका जो रॉ मटेरियल है वो आपको अलग अलग जगहों से मिलता है। तो अगर कोई बीच में, अगर कोई पूरी आपकी सप्लाई चेन है, लेट्स से जस्ट इमेजिन राइट कि ऐसे 5-6 स्टेप वाली आपकी सप्लाई चेन है, तो इसमें से अगर एक ऐसा स्टेप है जो रेड जोन में ही हो सकता है, या फिर ये पूरा जो बिजनेस है वो रेड जोन में है, तो फिर यहाँ से यहाँ पर आप चीज़ों को बाईपास नहीं कर पाएंगे, राइट। विदाउट दिस एज वेल यू कैन नॉट स्टार्ट। तो ये भी इश्यू सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र ने बता दिया है कि फ़िलहाल तो कोई भी काम जो है उसको रेज्यूम नहीं किया जाएगा, और हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण विस्तार में, हरियाणा ने ग्रीन जोन्स में कंस्ट्रक्शन की परमिशन जो है वो दे दी है। फिर बात करते हैं PBOC के बारे में, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये क्लैरिफिकेशन चाहती है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस जो है, उनका FPI का लाइसेंस, अभी 3 मई को उनका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये लाइसेंस क्या फिर से रिन्यू हो पाएगा, इसको लेकर PBOC जो है वो गवर्नमेंट से डिस्कशन करना चाहती है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर कि ये चाइना की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपेक्स बैंक है, और चाइनीज़ सेंट्रल बैंक जो हैं उनको ये रिन्यूअल मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में वो अनश्योर है। भारत सरकार ने ये बता दिया है, ये क्लैरिफाई किया है कि आपसे जो फंड मिल रहे हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। गवर्नमेंट जो है वो तो सिर्फ चीज़ों को और अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज करना चाहती हैं ताकि ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स जो हैं वो चीज़ ना हो। आपके लिए एक प्रश्न भी है, कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में भी थी PBOC। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि भारत की एक कंपनी जो है उसका लगभग 1% जितना शेयर जो है इस कंपनी ने खरीद लिया है, ये जो बैंक है उसने खरीद लिया है। तो ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में, राइट, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द राइट आंसर। देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि हाल ही में PBOC जो है उसने एक भारत की कंपनी में 1% इतना शेयर लिया है। तो वो कंपनी जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम क्या है। कस्टोडियन बैंक्स जो हैं वो, उनको बेसिकली तो यही होता है कि बैंक्स जो हैं ये कस्टोडियन बैंक्स के पास जाएगी और कस्टोडियन बैंक्स जो हैं वो सरकार के साथ डील करेगी। लेकिन यहाँ पर इस केस में कस्टोडियन बैंक जो है वो हेजिस्टेंट है, तो इसीलिए डायरेक्टली PBOC जो है वो भारत सरकार के साथ इसके ऊपर क्लैरिटी की रिक्वेस्ट कर रही हैं। अर्बन लॉकडाउन की बात करें तो बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, ये कुछ ऐसे शहर हैं, इनको अगर आप मिला लें तो भारत का टोटल जो डेथ रेट है ये कोरोना वायरस का, उसका 60% जो है वो आपको इन्हीं शहरों से मिल जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट कि 3 मई से भी ज़्यादा इसका एक्सटेंशन होगा इन बड़े शहरों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर अनलॉकिंग की कोई सिचुएशन होगी फॉर बिट ऑफ टाइम, राइट। और अगर इनको थोड़ा हमें ज़्यादा लॉकडाउन में रखना पड़े तो रखना भी चाहिए, क्योंकि द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी पीपल। इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये बड़े बड़े शहर जो हैं वो बंद रहेंगे तो हमारे इकोनॉमी का जो इंजन है, इकोनॉमी का इंजन किसको कहा जाता है? अर्बन एरियाज़ को, सिटी एरिया जो हैं उनको इकोनॉमी का इंजन कहा जाता है। तो ये बहुत सारे हमारे जो इंजन्स हैं वो बंद रहेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा, लेकिन लोगों की जान जो है वो हमें बचानी है। इसी के साथ एक दूसरा चिंता का जो विषय है वो ये है कि 14 अप्रैल तक 370 जितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये कोरोना वायरस हमें देखने को मिला था, राइट। अब आप देखिए 19 अप्रैल तक 408 जितने हैं, तो 10% जितना यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है कुछ ही दिनों में। वैसे देखा जाए तो इन्फेक्शन की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हुई है, तो दैट इज़ ए गुड न्यूज़। लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इसका जो स्प्रेड जो है वो एक्सपांड हुआ है, तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 14 अप्रैल के अपने भाषण में बताया था कि अगर कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर नए केसेस नहीं आए हैं तो उन रीजन को खोला जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और ऐसे सिटीज़ हैं जिनको आप खोल नहीं पाएंगे, राइट, उनको अनलॉक नहीं कर पाएंगे।
और एक जो मैंने बताया कि एक अच्छी बात जो हमें सामने आई है वो यही है कि केस डबलिंग होने के जो उसका जो रेट है, डबलिंग रेट ऑफ केसेस, ये लगभग 8 तक पहुंच गया है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़, यानी कि 8 दिन में केसेस डबल होते हैं। बीच में ये जो है वो 4 दिन तक इसकी एवरेज जो है वो आ चुकी थी। तो दैट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। होम मिनिस्ट्री लॉकडाउन क्लोज। होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर दिया है। ऑर्डर ये है कि अगर कंपनी जो हैं उसके लोगों में कोरोना वायरस हुआ या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको अगर आपने मेंटेन नहीं किया और अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर जो कंपनी के मालिक हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये जो एक क्लोज हैं, इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं, वो इस क्लोज से आतंकित हो चुके हैं एंड दे आर बिट अफ्रेड अबाउट दिस थिंग कि उनकी गलती मीन्स दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट, लेकिन अगर मज़दूरों से कुछ गलती हो गई तो इसकी सज़ा जो है वो ऑनर को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये उनकी तरफ से एक बात यही है कि वो भी देखिए बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर बिज़नेस जल्द से जल्द स्टार्ट होगा तभी तो वो लोगों को वेजेस जो अपनी सैलरी हैं वो टाइम पर दे पाएंगे, लोगों का घर इससे चलेगा। तो दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। ये जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो भी एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ये भी सोसाइटी के लिए ही तो हैं। ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट, लेकिन उनका जो प्रॉफिट बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, उनका जो बिज़नेस है, उससे बहुत सारे घर भी चलते हैं। बहुत सारे जो बिजनेसेस, दूसरे बिजनेसेस हैं, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो ये सबके हित में है। लेकिन अगर फिर ऐसा हुआ कि जो फ्री हैंड मिल गया अगर पुलिस को, दूसरी अथॉरिटीज़ को, तो इंडस्ट्री लीडर्स का ये कहना है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, फिर उनको परेशान किया जा सकता है, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है यहाँ पर बहुत ही साफ़ है। गवर्नमेंट लोगों की और सभी जो कंपनीज़ हैं उनकी मदद करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बताया है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने रूल्स थोड़े चेंज नहीं किए यहाँ पर तो फिर बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो थोड़े बहुत हिचकिचाएंगे। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। यहाँ पर गिग वर्कर्स की अगर हम बात करें देन वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट वे सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पेंशन, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो ये जो मिनिमम सोशल सिक्योरिटी है ये देने के बारे में सोच रही है भारत सरकार। और इसमें कौन कौन से लोग कवर हो जाएंगे, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी पर्सन हैं, डे टू डे हेल्पर्स हैं, अर्बन कंपनीज़ में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अर्बन कंपनी और दूसरे से रिक्शा पुलर्स हैं, रोड साइड वेंडर्स हैं, डे टू डे हेल्पर्स जो अर्बन कंपनीज़ में काम करते हैं, अर्बन क्लैप एक्सेट्रा। तो इन सारे लोगों को एक प्रकार की मिनिमम सोशल सिक्योरिटी देने के बारे में भारत सरकार सोच रही है। हमारे देश में टोटल वर्कफोर्स है कुछ 500 मिलियन। इस 500 मिलियन में से 90% जितने लोग जो हैं वो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, जो एक प्रकार की गिग इकोनॉमी है, उसमें काम करते हैं। तो उनको ये सारी बेनिफिट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिलती हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड जो हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हुई और फ़िलहाल ये जो पूरा बिल है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास है। ये पूरा कोड जो है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास है, तो इसके ऊपर फ़िलहाल तो कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। वैसे दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि EPFO, ESIC, तो इनसे गवर्नमेंट जो है वो डिस्कशन करके ये जो कोड है उसको टाइम बीइंग के लिए रिलीज़ कर सकती हैं और ये जो सोशल सिक्योरिटी है वो मिनिमम सोशल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके साथ जो एसोचैम है उनका कहना ये है कि ये जो गिग इकोनॉमी है वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2023 तक गिग इकोनॉमी की साइज़ हो जाएगी $455 बिलियन और ये 2023 तक 17% इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगा। ये CAGR को रफली अगर आपको समझना है तो मान लीजिए कि आपका जो टोटल था वो था 17, फिर आपका 17% ग्रोथ हुआ तो आप हो गए 117, उसके ऊपर फिर से 17 का ग्रोथ हुआ, उसके ऊपर फिर से 17 का ग्रोथ हुआ, तो 2020 से 2020 से 23 तक आप 17% से ग्रो होते रहे तो 51% जितना आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो $455 बिलियन की हो जाएगी गिग इकोनॉमी इन 3 years, यानी कि आज जो है उससे लगभग डबल हो जाएगी, राइट, इजंट इट?
तो दिस इज़ गोइंग टू बी 50% इसमें इंक्रीज़ होगा. तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस गिग इकोनॉमी. शेयर इन टैक्सेस. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 46,038.10 करोड़ रुपीस जो हैं वो स्टेट के लिए सैंक्शन कर दिए हैं. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है. 15th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उसी रिकमेंडेशन के हिसाब से ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो दिया जाएगा. आपके लिए पहला प्रश्न ये है कि 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में. अब 15th फाइनेंस कमीशन ने जो टैक्स को डिवाइड किया है वो कैसे किया है. 41% जो हैं टोटल वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को दिया जाएगा, और बाकी का जो 1% है, यानी कि टोटल जो है वो 42% देना है. लेकिन 42% में से 41 जो हैं ये जाएगा सभी स्टेट्स को, ऑल स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. 42 में से पूरा 1% जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ को दिया जाएगा. बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उनकी ये डिमांड है कि और ज़्यादा फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलीज़ करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से इस कोरोना वायरस को फाइट कर सके. ऑनलाइन डिस्कशन इसके ऊपर होने वाली है. देखा जाएगा कि ये पेंडेमिक की इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी के ऊपर कितनी होगी, कितने हद तक होगी, और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे टैक्स का जो पैसा है उसको कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अच्छी तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, क्या क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की आवश्यकता है. ये सारी चीज़ों के बारे में अभी आने वाले कुछ ही दिनों में इसके बारे में डिस्कशन थरोली होने वाली है. फिर ऑयल PSUs की बात करें, ऑयल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो गवर्नमेंट की ऑयल कंपनीज़ हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स लगभग 500 जितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनका टोटल कुछ होता है 43,000 करोड़ रुपीस. तो ये 43,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करना चाहती है. और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रिफाइनरी हैं, E&P हैं, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन. और जो पहला महीना है उसमें ही 2,210 करोड़ का पे आउट होगा, और इसमें से 266 करोड़ रुपीस तो वेजेस में जाएंगे. तो बहुत सारे लोगों को इससे जॉब मिलेगी. वैसे देखा जाए तो ऑयल सेक्टर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. एज यू नो कि ऑयल की प्राइस जो है वो नेगेटिव में चली गई है. मीन्स अगर आप ऑयल खरीदेंगे तो आपको पैसे दिए जाएंगे, इतना ऑयल अवेलेबल है. मीन्स डिमांड जो है वो ड्रॉप हो गई है, सप्लाई जो है वो बढ़ती जा रही है. मीन्स एक सप्लाई जो है वो ज़्यादा है और डिमांड काफ़ी ड्रॉप हुई है, और अब स्टोरेज की फैसिलिटी कहीं पर नहीं है. तो जो ऑयल लेकर जाएगा उनको पैसे दिए जाएंगे. ऐसी सिचुएशन पर ऑयल पहुंच गया है. तो ये सारी कंपनीज जो हैं उनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है फ़िलहाल, नो डाउट. लेकिन फिर भी ये सारे प्रोजेक्ट्स अगर चलेंगे, और होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के तहत ही ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो अगर ये प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द रोल आउट होते हैं तो इससे बहुत सारे मज़दूरों को भी काम मिलेगा. इसमें दूसरा भी एक चैलेंज जो होता है ये पूरे ऑयल प्रोजेक्ट में, वो ये है कि बहुत सारी आपकी सप्लाई चेन जो है वो दुनिया के अलग अलग कोनों में होती हैं. आपके कोई इंजीनियर्स जो हैं वो जापान में हैं, कोई इंजीनियर्स आपके UK में हैं, कोई इंजीनियर्स आपके USA में हैं. तो अलग अलग टाइम पर ये काम करते हैं. सिर्फ इंजीनियर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर नहीं हैं दूसरे देशों में, तो वहाँ से मंगवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे देशों में लॉकडाउन चल रहा है. लास्ट आइटम जो है वो हैं टेलर के साथ जुड़ी हुई. DPIIT ने कॉमर्स कंपनी को पूछा है कि आप अपना लिस्ट तैयार करके बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल आइटम में आप गिनते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को हम बेच पाएंगे एज सुन एज पॉसिबल. और इसमें ज़्यादातर स्टेपल्स और फार्मास्यूटिकल्स, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, रेगुलर चीज़ें जो हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रोसरीज, मेडिसिन, हेल्थ, हाइजीन प्रोडक्ट्स, फूड आइटम आ गई सारी, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ आ गई. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो एग्री होगी या फिर इसकी परमिशन देगी. कुछ दूसरी चीज़ें जैसे कि राउटर्स, चार्जर्स, स्टेशनरीज, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये भी बेचना पड़ेगा आपको. गवर्नमेंट को इसकी भी परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो घर से काम कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क और स्टडीज़ जो हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं. तो उनको ये सारे प्रोडक्ट्स की आवश्यकता रहेगी, और पता नहीं कितने लंबे टाइम तक हमें और ज़्यादा लॉकडाउन या फिर स्कूल्स और ये सारी चीज़ें बंद रखनी पड़े. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी हमें अलाउ करना चाहिए. आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके बारे में डेफिनेटली सोचेगी. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें.
मैंने जो आपको प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिएगा। एंड सी यू सून, टिल देन एंजॉय स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।